हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शंस में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस। अब जब हम कभी भी बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा हुआ है, दोबारा से बता दे रहे हैं। यहाँ पे जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, दिस वन इज अ फिनॉल और फिनॉल इज एरोमेटिक। और एरोमेटिक जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पीछे मेन रीजन होता है कार्बोकैटायन का फॉर्म ना होना, इसके अलावा पोलैरिटी होना, और इसके अलावा सबसे मेन रीजन इनका हम मेंशन करते हैं रेजोनेंस। इसकी वजह से बनते तो हैं, बहुत टिपिकली बनते हैं। इस वजह से हम प्रेफरेंस रखते हैं इसमें ज़्यादातर किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, अभी तक जनरल टर्म्स में जब हम हेलो एल्केन्स में पढ़ रहे थे, हेलो एरीन्स ग्रुप में, तो वहाँ पे जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे नाइट्रेशन सिंपल सा HNO3 के साथ नाइट्रेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? HNO3 की प्रेजेंस में। और हम देख रहे थे आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। एक आपका बनेगा कंपाउंड OH के साथ आर्थो पोजीशन पे NO2, और एक आपका बनेगा यही कंपाउंड बेंजीन रिंग के साथ OH एंड NO2। ये आपका बना नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड दिस वन इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, बट किसके साथ रिएक्शन थी? फिनॉल के साथ रिएक्शन थी। और फिनॉल के साथ कौन प्रेजेंट था? HNO3। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर ये डाइल्यूट HNO3 होगा तो ये आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बनाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम इसकी प्रेजेंस कंसंट्रेटेड ले लें, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, हाँ हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रेशन में कौन प्रेजेंट होता है? H2SO4। यहाँ पे मैंडेट नहीं होगा एल्कोहल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से, चूंकि ऑलरेडी एसिडिक इफेक्ट कैरी करता है, और नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ रहा है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं इसको। और जब ये प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं? ये एसिडिक स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज कर देते हैं, तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। अगर हम इसके और इसके कंपेरेटिवली इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के तैयार होता है, जैसे ही ये हम कंसंट्रेटेड टर्म्स यूज करेंगे, यहाँ पे OH और नाइट्रो ग्रुप के मल्टीपल कंपाउंड्स आके जुड़ जाएंगे। दिस वन इज अ नाइट्रो, दिस वन नाइट्रो, एंड दिस वन आल्सो। अब यहाँ पे अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग हम 1 2 3 4 5 6 तो मेंशन करेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसको हम बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। पिक्रिक एसिड का हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं एज एन एक्सप्लोसिव, और भी कई सारे कंपाउंड्स बनाने में यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट ये कैसा होगा? हाईली एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि देखो नाइट्रो ग्रुप कितने हैं? 3। और साथ में हम रिएक्शन की बात करें तो किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी? फिनॉल के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं? इनको हम सिंपल सा बॉयल करते हैं। ये हाईली इवापोरेशन जोन करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। इवापोरेशन क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रो ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी इनके बीच में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इनके जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े होते हैं। तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवॉल्व कर जाती है, बॉयल करते हैं जैसे ही, ये इजीली इवापोरेशन हो जाता है इसका, और ये इवापोरेट होकर बाहर निकल जाती है। इवापोरेशन इसका भी होता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो जो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा आर्थो को सेपरेट कर लिया जाएगा और पैरा पोजीशन हमारे पास बचा रह जाएगा। अगली रिएक्शन बात करते हैं हम हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन में हम मेनली क्या करते हैं? हैलोजन ग्रुप को जोड़ते हैं। हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं? जिसमें हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन और फ्लोरीन आसानी से जुड़ते नहीं है, तो हम ज़्यादातर हैलोजिनेशन की बात करेंगे तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के टर्म्स में इसको समझा जा सकता है। तो अगर हम सिंपली फिनॉल के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, और ब्रोमीन की जो रिएक्शन होती है इसकी प्रेजेंस यहाँ पे किसकी देखने को मिलती है? CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म या फिर सीजियम। सीजियम एक सिंपल सा मेटल होता है।
आप पीरियोडिक टेबल में इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज एन सिंप्लीफाइड एलिमेंट्स। जब हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं सीजियम के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं ये होते हैं मोनोहैलोफेनॉल। मतलब यहाँ पे एक OH तो ऐसे ही है, ब्रोमीन जुड़ेगा और साथ में यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे Br जुड़ेगा। दिस वन इज अ पैरा पोजिशन और दिस वन इज आर्थो। तो ये आर्थो ब्रोमोफेनॉल और ये पैरा ब्रोमोफेनॉल, ये सिंपल कंडीशंस होती है। नॉर्मली अगर हमने कभी पढ़ा होगा या ध्यान दिया होगा आप लोगों ने पिछली रिएक्शंस में, तो जब भी हम क्लोरीनेशन कराते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो वहाँ पे हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है AlX3 की, यानी कि जिस हैलोजन के साथ अगर हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो AlBr3 के साथ या आयरन के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर हम इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, बट चूंकि एल्कोहलिक ग्रुप हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी वजह से ज़्यादा पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट होती है और बिकॉज ऑफ दैट हम इनको सस्ते एलिमेंट्स के साथ यानी कि थोड़ा सा लो पैटर्न्स पे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करा सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे होती है 298 केल्विन, बस इतना सा टेम्परेचर चाहिए इनको। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या अलग से कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल सा ब्रोमिनेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। अब यहीं पे अगर बात करें, ये जब कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ब्रोमिनेटेड वाटर की अगर हम बात करेंगे तो ब्रोमीन का वाटर का मतलब क्या होता है, हम ब्रोमीन के साथ सीधे Br ग्रुप के एक्सेस में, अब ब्रोमीन ज़्यादा है तो जितने भी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जहाँ जहाँ पे ये आयंस मूव करते हैं, नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव आयन मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे CH-Cl3 और CGM की प्रेजेंस ना रखें, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो रिएक्टिविटी होती है रेजोनेटिंग इफेक्ट की फिनॉल की, उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। लेकिन इनके साथ देखने को मिलेगा ये कोई भी रियायत नहीं बरतेंगे, ये सीधे सीधे रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे। और जब ये प्रोसीड कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br। जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो वही कंडीशन हो जाएगी 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एंड देन फिनॉल। इसके बाद अगली रिएक्शन की बात करते हैं, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, या स्मिथ का नाम यहाँ पे ज़्यादातर लिया नहीं जाता है, तो सीधे सीधे इस रिएक्शन को हम कोल्बे रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब भी कभी हमें पूछा जाएगा कोल्बे रिएक्शन के नाम से ही इसको पूछा जाता है। कोल्बे रिएक्शन में हम सिंप्लीफिकेशन में क्या देखते हैं कि जब भी कभी फिनॉल का रिएक्शन कराया जाता है OH के साथ NaOH के साथ कंबाइंड करके, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है तो सबसे पहला यहाँ पे OH ग्रुप, और इसका चूंकि ये क्या है बाय डिफॉल्ट NaOH बेसिक इन नेचर, और ये कैसा होगा हाइड्रोजन एसिडिक। अब यहाँ पे बनना चाहिए क्या, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट, तो यहाँ पे जो साल्ट बनता है ये बनेगा किसका, मेटालिक साल्ट, वो भी कौन सा, सोडियम का, ONa परफॉर्म होगा सबसे पहले। फिर यही रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की गई है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी उसके साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा। हाइड्रोलिसिस क्यों कराते हैं, Na ग्रुप को रिमूव कराने के लिए, और जो COO ग्रुप है ये आपका यहाँ पे जब कंबाइन करता है तो आपको इस तरह से कुछ रिएक्शन देखने को मिलती है। ये होता है OH और ये होता है COOH। मतलब अब फिनॉल के साथ साथ यहाँ पे COO और H आके जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। इसके बारे में हम लोग इससे पहले भी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। कोल्बे रिएक्शन सीधे सीधे एल्कोहल ONA, इसको बोलते हैं हम क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, नाम मेंशन करते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग से स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड के प्रिपरेशन के नाम से तो जो पूछी जाती है वो तो पूछी जाएगी ही जाएगी, और साथ में इसको हम डायरेक्ट नेम के पैटर्न्स पे पूछ सकते हैं कि अल्कोहल से कैसे ये कन्वर्जन होता है, या कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, कैसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, या कभी कभी हमें कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग के साथ या अलग से कंपाउंड्स मेंशन किए जाएँ तो भी हम सैलिसिलएल्डिहाइड, और सैलिसिलएल्डिहाइड से हमने बनाया था इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के कंपाउंड कौन सा जो फॉर्म हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में इनसे रिलेटेड कंपाउंड बनाए हैं, एस्प्रिन का फॉर्मेशन यहाँ पे किया था इसी से। तो उम्मीद है ये हिस्सा क्लियर होगा। नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगली नेम रिएक्शन भी इसी के जस्ट फॉलोअप में है, रीमर टीमैन रिएक्शन।
नेम रिएक्शन हम स्पेशली फोकस करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। हालांकि नेम रिएक्शन का अलग से हमने एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेम रिएक्शन की टोटल 4 पार्ट्स में हमने अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी, बट अगर आप नहीं देखी हैं तो हम यहाँ पे भी साथ में पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा एक बार जाके उनको देख लीजिएगा और उनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। रीमर टीमन रिएक्शन, जब नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिएजेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात यहाँ पे शुरुआत होती है फिनॉल से, और फिनॉल का CHCl3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म किसके साथ? एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। एक्वस NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। जो H था वो तो ऊपर चला ही जाता है, यहाँ पे ONa आ जाता है फिनॉक्साइड, और यहाँ पे CHCl2 ग्रुप आके जुड़ जाता है। ये इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट होता है, यहीं पे कंपाउंड रुकता नहीं है। रुकता कहाँ पे है? जब इसको फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ से जो ग्रुप होता है ये फर्दर कन्वर्जन इसका देखने को मिलता है। NaCl के कई सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे जुड़ता है CHO और ऊपर ONa, मतलब ये है फिनॉक्साइड और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप का हम फर्दर क्या करा देते हैं? प्रोटीनेशन। और जब हम प्रोटीनेशन कराएंगे, प्रेजेंस किसकी? हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं इसको, H+ की प्रेजेंस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कंपाउंड ONa जो था ये क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे? OH, और यहाँ पे हो जाएगा CHO। ये जो ग्रुप बनता है ये है हाइड्रोक्सी 1 नंबर 2 नंबर, काउंटिंग करेंगे तो 1 इसको प्रेफरेंस पे रखेंगे, इसको सेकंड पे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको मेंशन करते हैं हम, 2 हाइड्रोक्सी, और नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ये तो नाम हो गया आपका IUPAC, ये IUPAC नेम है। अगर हम यहीं पे बात करें इसी के नाम की IUPAC के साथ साथ इसका हम अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं, क्योंकि रीमर टीमर के हम 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं, बट मेनली अगर रीमर टीमर का जिक्र होता है तो हम बात करेंगे इसकी कंपाउंड की कॉमन नेम में सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड कंपाउंड बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड प्रोनाउंस करते हैं इसको। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC नेम होगा, यह आपका कॉमन नेम होता है। जब भी कभी रीमर टीमन रिएक्शन बोली जाएगी तो आप सीधे सीधे यही बनाएंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड, आप सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाएंगे। हालांकि इसके सारे सैलिसिलिक एसिड भी बनता है, क्योंकि अभी यहीं पे इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं CHO ग्रुप का, तो CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन किसमें? COOH ग्रुप में हो जाएगा, तब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा के ONa बनाएंगे, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे। लेकिन हम इसके लिए जब हम रीमर टीमर की बात करेंगे तो हम सैलिसिल एल्डिहाइड पे बात करेंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म नहीं करते हैं इन रीमर टीमन। अब बात करते हैं रिएक्शन फिनॉल की। इसमें मेंशन किया गया है विद जिंक डस्ट, Zn की डस्ट, मतलब जिंक के पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। अगर हम जिंक का डस्ट मेंशन कर रहे हैं तो जिंक के डस्ट के केस में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जिंक रिडक्शन के लिए जाना जाता है। और जब रिडक्शन यहाँ पे होगा तो देखो जरा क्या होगा, फिनॉल बेचारा कैसा कंगाल हो जाएगा। जिंक के साथ जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिंक के डस्ट होते हैं पार्टिकल्स, जिंक के पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, यहाँ से ZnO बनाते हैं, जिंक के ऑक्साइड्स, और यहाँ पे सीधे सीधे बेंजीन रिंग बन के तैयार हो जाती है। जैसे अगर इसको मेंशन करें C6H5OH, तो जब जिंक डस्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर C6H6 हो जाती है, क्योंकि ये H एज सच रहता है, सिर्फ निकल के कौन गया? O, और जो O निकला वो क्या हो गया? ZnO। ये आपके बन के तैयार हो जाती है। दिस वन वाज विद द जिंक डस्ट। अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएं, सिंपल से हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीडेशन ये किसकी प्रेजेंस में? अब ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, K2Cr2O7 और H2SO4। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 की प्रेजेंस में जब हम डाइक्रोमेट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो हम देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है डाइकीटोन्स में। डाइकीटोन्स, यहाँ पे हम बात करें डाइकीटोन बेंजीन और डायरेक्ट
ओ, क्योंकि अकेला बेंजीन रिंग पे कभी ओ देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ से डाई कीटोन ग्रुप में। इसको बोलते हैं हम बेंजो क्विनोन। इसको हम बोलते हैं बेंजो क्विनोन। ये क्यों है, जी जैसा दिख रहा होगा, बट इसको हम बेंजो क्विनोन बोलते हैं। बेंजो क्विनोन ज़्यादा देर तक अगर हम फिनॉल को हवा में छोड़ के रख देते हैं तो हमेशा जो फिनॉल होता है वो डार्क कलर के क्विनोन्स में कन्वर्ट होता रहता है। ये नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर कभी बेंजो क्विनोन बनाने को पूछा जाए तो रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका फिनॉल से रिलेटेड जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मेंशन की गई हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूजेस के बिहाफ पे। बात की गई है मिथेनॉल की। सबको पता है मिथेनॉल क्या होता है, मीथेन और ऑल यानी कि CH3OH। इसको मेनली हमने कई सारे मेथड से ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन जनरल यूजेस में अगर हमें बनाना होता है लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे, फैक्ट्रीज में, क्योंकि इसका लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। स्प्रिट, इसको स्प्रिट के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। इसको हम मिथाइलेटेड एल्कोहल या इसको स्प्रिट के नाम से जानते हैं। स्प्रिट जो आपकी देखने को मिलती है ज़्यादातर डॉक्टर्स की क्लिनिक पे, ब्लूइश कलर की, और इस तरह से कई सारे डिफरेंट फॉर्म इनके देखने को मिलते हैं। हालांकि ये होता है कलरलेस मिथाइल अल्कोहल, लेकिन उसको बनाया जाता है कॉपर सल्फेट के कुछ सॉल्यूशन मिला के, कलर चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्प्रिट की तो मेनली इसको लार्ज स्केल पे जब इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये आती कहाँ से है, ये आती है वुड से, और लकड़ी से इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लकड़ी का कराया जाता है, जिसको बोलते हैं हम भंजक आसवन हिंदी में। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या भंजक आसवन विधि। इसमें इसका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बहुत सारे कैटालिस्ट, जिसमें मेनली आपको देखने को मिलेंगे Cr2O3 और प्लस में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। और कितना, लगभग 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। तो इतनी कंडीशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। उस केस में ये ग्रुप सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है CH3OH में। ये मिथाइल अल्कोहल बनाने का सिंपल सा पैटर्न होता है। मिथाइल अल्कोहल बाय डिफ़ॉल्ट पॉइजनस इन नेचर होती है। इसका जो अल्कोहल का नाम सुन के लोग सोचते हैं कि ये भी क्या है, पीने लायक है। ये पीने के लिए पर्पजेज़ में यूज नहीं की जाती है, क्योंकि ये कैसी होती है, पॉइजनस इन नेचर होती है। इसको पीने से कुछ जहर इफ़ेक्टिव होते हैं जो हमारी बॉडी में डेथ भी काज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता होगा फिर, इसका यूज किया जाता है एज एन डाइल्यूटेड सब्सटेंस और बहुत सारे हाई केमिकल सब्सटेंसेस की मेकिंग पर्पजेज़ में यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी सैनिटाइज़र काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चलन में था, हैंड सैनिटाइजर्स। जब कोविड जैसी महामारी फैली हुई थी तो हम यूज कर रहे थे किसका, इन्हीं की हेल्प से बनने वाले हैंड सैनिटाइजर, जिसका नाम मेंशन किया गया था, जिससे क्या हो रहे थे, हाथ आसानी से साफ़ हो जा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं हाथों पे, उनको किल करने में एबल होता है। इसकी वेपर फेज़ में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग 450 डिग्री या 400 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर हम बात करें इसके बिहाफ पे, एक और कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। और यही यूज किया जाता है मेनली जो नॉर्मल अल्कोहल और आसपास दुकानें देखते हैं आप, सरकारी देसी ठेका शराब, इस तरह की जो दुकानें मिलती हैं, वहाँ पे जो कुछ भी पीने वाला मटेरियल मिलता है वो ये होता है, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल का इफेक्ट होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। इसका मेन काम क्या होता है, टू स्लो डाउन नर्वल या न्यूरल एक्टिविटी। आपकी न्यूरल एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन से नर्व सेल्स अराइज करती हैं, ये न्यूरल एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है। नर्व सेल्स जो सेंस ऑर्गन मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपको पेन होता है, दर्द होता है, तो जब आपकी न्यूरल एक्टिविटी कम हो जाएंगी तो ब्रेन तक आपको वो मैसेज जाएगा नहीं कि इस हिस्से में दर्द हो रहा है, तो दर्द का एहसास कम हो जाता है। हालांकि ये नुकसानदायक भी बहुत होता है। मेनली
ये काज करता है लीवर सिरोसिस, जिसमें लीवर सेल्स आपकी डैमेज हो जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए इथाइल अल्कोहल के कंटिन्यूअस सेवन में। तो जब इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है लार्ज स्केल पे, बनाया कहाँ जाएगा? फैक्ट्रीज में। तो जो इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, उसको पीने के पर्पजेज में ना यूज हो, उसके लिए इसको कर दिया जाता है डीनेचर्ड कर दिया जाता है, ताकि ये हम पीने के पर्पजेज में ना ले पाएं। उसके लिए हम यहाँ पे कॉपर के सल्फेट और पायरीडीन क्यों मिलाते हैं? ताकि यहाँ पे बदबू आने लगे आपसे, क्योंकि ये इथेनॉल क्या होते हैं? फ्रेगनेंस, इनकी स्मेल अच्छी होती है, तो पायरीडीन मिला दिया जाता है तो ये गंदी स्मेल काज करते हैं। और इसके अलावा कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो ये कलर डिस्टिंग्विश कर देते हैं, ताकि इसको डीनेचर्ड कर दिया जाए, ताकि लोग इसको पी ना सकें। अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर की। शुगर जो गन्ने से मिलती है, या फिर ज़्यादातर आप देखते होंगे ग्रेप्स, अंगूर का पहले बनाया जाता है सीरा। अंगूर को पहले क्या किया जाता है? डंप किया जाता है, ऑक्सीडाइज कराया जाता है, सड़ा दिया जाता है, और सड़ाने के बाद उसे कुचल दिया जाता है। वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज, उनके पास प्रेजेंट होते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। और जो सिंपल शुगर को, इन्वर्टेज एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, इन्वर्टेज एंजाइम सिंपल शुगर को, यानी कि टेबल शुगर का अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें, C12H22O11, दिस इज द सिंपलेस्ट शुगर। अब यहाँ पे जब हम इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये C6H12O6 और प्लस में C6H12O6, ये आपका क्या होता है? ग्लूकोज, और यही आपका होता है फ्रक्टोज। तो अभी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे तो क्या है, सेम दोनों का फॉर्मूला है, फिर भी नाम दूसरा है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज के लिए यूज की जाती है पायरेनोज शुगर, और ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर से बनी होती है। जब हम बायोमोलिक्यूल नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करेंगे। एक होती है एल्डोज शुगर और एक होती है कीटोज शुगर, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कीटोन ग्रुप। उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं इनकी ग्लूकोज या फ्रक्टोज, किसी को भी यहाँ पे हम लेके आते हैं तो सिंपल C6H12O6 से हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन कराई जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेनली, और प्रेजेंस यहाँ पे होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। तो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा आपको, जाइमेज एंजाइम, और इसकी वजह से ये तोड़ दिया जाता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल में। इसके मॉलिक्यूल्स नंबर्स यहाँ पे एक्सेस में बढ़ जाते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड हो जाता है आपका इथाइल अल्कोहल में। लार्ज स्केल में इसको बनाया जाता है, देखते होंगे आप लोग आसपास गांव में सुनते होंगे, लोग देसी शराब बनाते हैं, कच्ची शराब। प्रोसेस यही होता है, फर्मेंटेशन। क्या करते हैं वो? शुगर का कंटेंट उनका ज़्यादातर देखने को मिलेगा, महुआ यूज करते हैं, क्योंकि महुए में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो थोड़ा ज़्यादा इजीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती है। अगर ये प्रेजेंस ज़्यादा हो जाए, कंडीशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनेट में हमें चाहिए इथाइल अल्कोहल, क्योंकि यही क्या होता है, पीने योग्य होता है, ड्रिंकिंग पर्पजेज में यही यूज हो सकता है, ये वाला नहीं। लेकिन क्या होता है, जब गांव में लोग देसी शराब बनाते हैं तो कभी कभी उनके साथ ये घटना देखने को मिलती है कि ये वाला जो आपका इथाइल अल्कोहल है, ये ना बन करके इथाइल अल्कोहल के साथ कुछ मात्रा बन जाती है मिथाइल अल्कोहल की। और जब इथाइल अल्कोहल की बजाय मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, तो फिर अगले दिन पेपर में आप लोग खबर सुनते होंगे, एक गांव में कच्ची या देसी शराब पीने से 50 लोग मरे या 10 लोग मरे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो इसी वजह से होती हैं। इसी वजह से सरकार हमेशा कोशिश करती है कि आप जो गांव में देसी लेवल पे ठेका जो होता है, सिर्फ आप गवर्नमेंट अथराइज्ड दुकानों से ही ये अल्कोहल खरीदें, क्योंकि वहाँ पे इसके पाए जाने के चांसेस कम होते हैं, तो आप बच भी सकते हैं। यहाँ पे बात करें अगर इसकी, तो ये अकेले सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पजेज में नहीं यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग पर्पजेज में अगर बात करें तो जैसे बियर, वाइन्स, रम, इस तरह से अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल आते हैं जो पीने योग्य होते हैं, बट उनका कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल का वेरी करता है। जैसे अगर हम बियर की बात करें तो 6 to 9%, इसी तरह से मैक्सिमम 60% तक इथाइल अल्कोहल ड्रिंकेबल होता है। इसके बाद अगर 60% से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये हमारी बॉडी को नुकसान करता है लार्ज स्केल में, और ये डेथ भी काज कर सकता है 60% से ज़्यादा। इसी वजह से जो मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है वो इथाइल अल्कोहल का
60% कंसंट्रेटेड, बाकी ये हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज की जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनके और भी यूजेस, तो ये एज एंड सॉल्वेंट की तरह पेंट्स के सॉल्वेंट में यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लार्ज स्केल पे यूजेस होते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में इसका बड़े स्केल पे यूज किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराते हैं। एसिटिक एसिड आपको पता है फ्लेवर्ड पैटर्न में यूज किए जाते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के एंड सॉल्वेंट के रूप में मल्टीपल पर्पजेज में इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए। तो ये तो हो गया सिंपल से आपके पैटर्न, कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। उम्मीद है इतना हिस्सा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इतने हिस्से में किसी तरह की संबंधित त्रुटियां होती हैं या अगर आप कुछ अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, आपको वो मेंशन करा दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।